को लेकर एफआईआर दर्ज की गई। एमआरटी म्यूजिक के पार्टनर नवीन कुमार ने रक्षित और उनके प्रोडक्शन हाउस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। दिग्गज भारतीय क्रिकेटर और इंडिया चैंपियंस टीम के सदस्यों को विकलांगता अधिकार समूह द्वारा कथित तौर पर एक वीडियो में विकलांग लोगों का मजाक उड़ाने के लिए बुलाए जाने के बाद हरभजन सिंह ने एक स्पष्टीकरण जारी किया। पूर्व क्रिकेटरों ने इंडिया चैंपियंस द्वारा वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के फाइनल में पाकिस्तान चैंपियंस को 5 विकेट से हराने के बाद वायरल वीडियो को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, जिसे पहले एक्स के नाम से जाना जाता था। स्पिन गेंदबाजी आइकन ने वायरल वीडियो के बारे में सफाई देने का विकल्प चुना। वीडियो में क्रिकेट आइकन युवराज, हरभजन और रैना हाल ही में समाप्त हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के खिताब जीतने के बाद लंगड़ाते और अपनी पीठ पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने लंबे संदेश में हरभजन ने बताया कि सोशल मीडिया पोस्ट क्यों किया गया था। हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। हरभजन, मैं बस अपने उन लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूं जो इंग्लैंड में चैंपियनशिप जीतने के बाद सोशल मीडिया पर हमारे तौबा तौबा के हालिया वीडियो के बारे में शिकायत कर रहे हैं। हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। हम प्रत्येक व्यक्ति और समुदाय का सम्मान करते हैं और यह वीडियो सिर्फ 15 दिनों तक लगातार क्रिकेट खेलने के बाद हमारे शरीर को प्रतिबिंबित करने के लिए था। दुखते शरीर, हम किसी का अपमान या अपमान करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। फिर भी अगर लोगों को लगता है कि हमने कुछ गलत किया है तो मैं अपनी तरफ से बस इतना ही कह सकता हूँ। सभी से मैं माफ़ी मांगता हूँ। कृपया इसे यहीं रोकें और आगे बढ़ें। खुश और स्वस्थ रहें। सभी को प्यार, सादर, हरभजन ने कहा। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के 4 सदस्यों के 13 जुलाई को अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद राज्यसभा में सदस्यों की संख्या घटकर 86 रह गई है, जो कई वर्षों में पहली गिरावट है। ये सदस्य सोनल मानसिंह, महेश जेठमलानी, राकेश सिन्हा और राम सकल थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्तारूढ़ पार्टी की सलाह पर उन्हें गुट निरपेक्ष सदस्य के रूप में नामित किया था और बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ औपचारिक रूप से गठबंधन किया था। उनके बाहर निकलने के साथ निचले सदन में भाजपा की ताकत घटकर 86 रह गई है, जबकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अब 101 सीटों पर है। यह 245 सदस्यीय सदन में 113 के मौजूदा बहुमत के आंकड़े से कम है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 फरवरी को अपने फैसले की समीक्षा की मांग वाली एक याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें अडानी समूह की कंपनियों के खिलाफ लेखांकन धोखाधड़ी और स्टॉक हेरफेर के आरोपों की अलग से जांच का आदेश देने से इनकार कर दिया गया था, जिसे पिछली बार जनवरी 2023 में यूएस शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट में प्रसारित किया गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने अनामिका जायसवाल द्वारा दायर याचिका में कोई योग्यता नहीं पाई, जो मामले में रीट याचिकाकर्ताओं से एक थी। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूसी सेना द्वारा तैनात एक भारतीय नागरिक ने कहा है कि उसके समूह के 5 गैर रूसी लोगों में से 13 मारे गए हैं और उन्होंने अपनी रिहाई और अपने देश सुरक्षित वापसी के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ 8 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक पर उम्मीद लगाई है। पश्चिम बंगाल के क्लिम्पोंग निवासी 43 वर्षीय उग्रेन तमांग ने अपने द्वारा जारी एक ताज़ा वीडियो में यह बयान दिया। उन्होंने 11 जुलाई को कलिम्पोंग नगर पालिका के प्रशासक बोर्ड के अध्यक्ष रवि प्रधान को यह वीडियो भेजा था, जिसे एचटी स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं कर सकता है। उन्होंने मार्च के आखिरी सप्ताह में युद्ध क्षेत्र से अपना पहला वीडियो भेजा था, जिसमें कहा गया था कि उन्हें 10-12 दिनों के हथियार प्रशिक्षण के बाद जबरन युद्ध क्षेत्र में भेज दिया गया था। मैं इस साल मार्च में रूस यूक्रेन युद्ध में फंसा हूँ। तमांग में नवीनतम वीडियो में कहा
केवल हम दो ही जीवित हैं, मैं और श्रीलंका से एक अन्य व्यक्ति। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सोमवार को पड़ोसी कर्नाटक सरकार की निंदा की क्योंकि उसने तमिलनाडु के लिए कावेरी में पानी नहीं छोड़ा है। उन्होंने भविष्य की कार्यवाही पर निर्णय लेने के लिए 16 जुलाई को चेन्नई में सचिवालय में एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु सरकार ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को भी पत्र लिखकर कर्नाटक को कावेरी जल नियामक समिति के निर्देश को लागू करने का आग्रह किया है, जिसमें कहा गया है कि कावेरी में 1 TMCFT पानी तमिलनाडु को छोड़ा जाए। उन्होंने आगे कहा कि कर्नाटक की ऐसी कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की अवमानना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अति आत्मविश्वास ने भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अपेक्षित सफलता हासिल करने से रोक दिया। हालांकि उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ पार्टी की जीत का विश्वास जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने विपक्ष पर लगातार दबाव बनाए रखा और उत्तर प्रदेश में वांछित सफलता हासिल की। चाहे वह 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव हो या 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव, भाजपा 2024 में पिछले चुनावों के समान वोट प्रतिशत हासिल करने में सफल रही। हालांकि वोटों के शिफ्ट होने और अति आत्मविश्वास ने हमारी उम्मीदों को चोट पहुंचाई। नतीजतन पिछले चुनावों में खत्म हो चुका है। विपक्ष आज छाती ठोकने में सक्षम है। आदित्यनाथ ने लखनऊ में राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में भीमराव अंबेडकर सभागार में भाजपा राज्य कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसके तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत उनके खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो के आय से अधिक संपत्ति मामले को रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। जस्टिन बेला, एम. त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने मामले की सुनवाई की। शिव कुमार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत मंजूरी प्राप्त किए बिना जांच शुरू कर दी गई। उन्होंने आगे तर्क दिया कि यह मुद्दा कि क्या धारा 17A 2018 के संशोधन से पहले कथित रूप से किए गए अपराधों पर लागू होती है, एक बड़ी पीठ को भेजा जाता है। हालांकि जस्टिस त्रिवेदी ने जवाब दिया कि एक विभाजित फैसले के आधार पर कार्यवाही को रद्द नहीं किया जा सकता। रोहतगी ने कहा कि वे केवल याचिका पर नोटिस जारी करने का अनुरोध कर रहे थे। साइबराबाद पुलिस के साथ मिलकर TGNT नारकोटिक्स ब्यूरो ने 199 ग्राम कोकीन के साथ 5 ड्रग तस्करों को पकड़ा, जिनमें 2 अफ्रीकी नागरिक भी शामिल हैं। उनसे मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने 13 उपभोक्ताओं की पहचान की, जिनमें एक मशहूर टॉलीवुड और बॉलीवुड अभिनेत्री का भाई भी शामिल है। साइबराबाद पुलिस ने कहा कि अभिनेत्री के भाई अमनप्रीत सिंह, जो भी एक अभिनेता हैं, और 4 अन्य उपभोक्ताओं में कोकीन के लिए पॉजिटिव परीक्षण किया गया। उन्हें मामले में आरोपी के रूप में दर्ज किया गया था, लेकिन उनके साथ उपभोक्ता के रूप में व्यवहार किया जाएगा। अतीत में अभिनेत्री भी NDPS अधिनियम के उल्लंघन के एक मामले से जुड़ी होने के संदेह में प्रवर्तन निदेशालय के रडार पर थी। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सोमवार को कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात किया गया और हिंदू धर्म में विश्वासघात सबसे बड़ा पाप है। पूर्व मुख्यमंत्री के अनुरोध पर शंकराचार्य ने उद्धव से मुंबई में उनके आवास मातोश्री में मुलाकात की। बैठक के बाद जब शंकराचार्य ने संवाददाताओं से बात की तो उन्होंने कहा कि विश्वासघात का दर्द तब तक नहीं जाएगा जब तक उद्धव फिर से मुख्यमंत्री नहीं बन जाते। हम हिंदू धर्म का पालन करते हैं, हम पुण्य और पाप में विश्वास करते हैं। विश्वासघात को सबसे बड़े पापों में से एक कहा जाता है। यही उद्धव ठाकरे के साथ हुआ है। उन्होंने मुझे बुलाया, मैं आया, उन्होंने स्वागत किया, हमने कहा कि उनके साथ हुए
विश्वासघात से हमें दुख है। जब तक वह फिर से सीएम नहीं बन जाते, हमारा दर्द नहीं जाएगा। शंकराचार्य ने कहा, मैं वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 2022 के महाराष्ट्र तख्तापलट का जिक्र किया, जिन्होंने शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी गठबंधन से समर्थन वापस लेकर तत्कालीन महाविकास अघाड़ी सरकार को चुनौती दी थी। 2022 में उद्धव के इस्तीफे के बाद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने और शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में औपचारिक विभाजन हो गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सोमवार को धार जिले में विवादित भोजनालय मंदिर सह कमल मौला मस्जिद परिसर पर अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को सौंप दी, जिसमें कहा गया है कि वैज्ञानिक जांच से पता चलता है कि मौजूदा संरचना पहले के मंदिरों के हिस्सों से बनी थी। अदालत ने पिछले साल मार्च में एएसआई को सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था। इसमें कहा गया था कि संरचना की प्रकृति और चरित्र को भ्रम की बेड़ियों से मुक्त करने और रहस्य को उजागर करने की आवश्यकता है। हिंदू एएसआई द्वारा संरक्षित परिसर को देवी बागदेवी सरस्वती को समर्पित मंदिर मानते हैं, जबकि मुसलमान इसे कमल मौला मस्जिद का स्थल मानते हैं। 2003 में की गई व्यवस्था के तहत हिंदू मंगलवार को परिसर में पूजा करते हैं, जबकि मुसलमान शुक्रवार को नमाज अदा करते हैं। संरचना की प्रकृति और आयु के बारे में एएसआई रिपोर्ट में कहा गया कि प्राप्त वास्तुशिल्प अवशेष, मूर्तिकला के टुकड़े, साहित्यिक ग्रंथों के साथ शिलालेखों की बड़ी स्लैब, स्तंभों पर नाकर्णिका शिलालेख आदि से पता चलता है कि साहित्यिक और शैक्षिक गतिविधियों से जुड़ी एक बड़ी संरचना इस स्थल पर मौजूद थी। सत्ता और विशेष अधिकारों के कथित दुरुपयोग को लेकर बड़े विवाद में फंसी प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर ने कहा है कि मुझे दोषी साबित करने के लिए मीडिया ट्रायल गलत है। 34 वर्षीय पूजा पर अपनी सिविल सेवा परीक्षा पास करने के लिए धोखाधड़ी के साधनों का उपयोग करने का आरोप लगा है, जिसमें कथित तौर पर शारीरिक विकलांगता और ओबीसी श्रेणियों की गैर क्रीमी लेयर के तहत खुद को गलत तरीके से प्रस्तुत करना शामिल है। हमारा भारतीय संविधान इस तथ्य पर आधारित है, जब तक दोषी साबित न हो जाए तब तक कोई निर्दोष नहीं माना जाता। इसलिए मुझे दोषी साबित करने के लिए मीडिया ट्रायल वास्तव में गलत है। यह हर किसी का मूल अधिकार है। आप कह सकते हैं कि ये आरोप है, लेकिन मुझे इस तरह से दोषी साबित करना गलत है। सोमवार को डीपीआई पर G20 टास्क फोर्स द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को जटिल और दबाव वाली चुनौतियों जैसे कि सतत विकास, वित्तीय समावेशन, लागत में कमी और विकास के लिए डेटा का उपयोग करने के लिए सार्वजनिक और निजी भागीदारी और नवाचार की आवश्यकता है। आर्थिक परिवर्तन, वित्तीय समावेश और विकास के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर भारत के G20 टास्क फोर्स, जिसकी अध्यक्षता G20 शेरपा अमिताभ कांत और इंफोसिस के सह संस्थापक और अध्यक्ष नंदन नीलेकणी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित उभरती प्रौद्योगिकियों की उचित उपयोग डीपीआई के प्रभाव को बढ़ा सकता है। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर भारत के G20 टास्क फोर्स की रिपोर्ट में कांत और नीलेकणी ने नए डीपीआई के निर्माण और मौजूदा प्लेटफॉर्म को अपनाने पर ध्यान केंद्रित किया। वैश्विक मानकों, विनिर्देशकों और सर्वोत्तम प्रार्थनाओं को निर्धारित करके डीपीआई से सीख व्यापक रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। इसने कहा, रिपोर्ट में कहा गया है, यह दृष्टिकोण अन्य देशों द्वारा डीपीआई के कुशल और प्रभावी कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने में से एक लंबा रास्ता तय करेगा।